और मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा यूनिट फर्स्ट मीन्स जीव जगत में विविधता। इसके टोटल 4 चैप्टर है। चैप्टर 1 जीव जगत, चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, चैप्टर 3 वनस्पत जगत एंड चैप्टर 4 प्राण जगत। ये चारों चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर को हम 3 से 4 पार्ट में मीन्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रत्येक जो वीडियो लेक्चर है, अगर एक चैप्टर को एक वीडियो बनाएंगे तो लगभग 3 से 4 घंटे का काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको बोरियत महसूस होगी। इस वजह से एक चैप्टर को हमने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। और बच्चों मैं थोड़ा आपको इंट्रो दे दूं अपने इस का। यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के वीडियो इस पर डले हुए हैं। आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट, सारी चीजों से आप नीट की प्रिपरेशन आप कक्षा 11-12 से ही शुरू कर सकते हो, वो भी कंप्लीट हिंदी माध्यम में। हमारे इस ऐप पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मैटर अवेलेबल है आपको नीट की तैयारी के दोनों। और आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, हिंदी या अंग्रेजी, आप उसमें वो चीजें आप नीट की तैयारी कर सकते हो। और जो हमारे वीडियो लेक्चर होंगे ये हमारे क्लास वाइज लेक्चर होंगे, मीन्स चैप्टर वाइज लेक्चर होंगे, रिवीजन लेक्चर्स होंगे एंड हमारे पिछले साल नीट में आए हुए क्वेश्चन के भी लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो बच्चों हम चलते हैं जीव जगत में विविधता को डिस्कस करते हैं। तो इसकी पहली लाइन क्या है कि जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। ये पहली लाइन है। मीन्स जीव विज्ञान में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, इनकी रचना और जैसे उनका जैव प्रक्रम, जैसे जैव विकास हुआ है, उसको पूरी स्टडीज की जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो बच्चों हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, चैप्टर पर। और प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक इकाई में, एक इकाई में 3 से 4 चैप्टर होते हैं और प्रत्येक इकाई में एक साइंटिस्ट है। मीन्स प्रत्येक यूनिट में एक साइंटिस्ट का बारे में दिया हुआ है और वो इम्पोर्टेंट है साइंटिस्ट के बारे में, क्योंकि वहां से क्वेश्चन साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता रहता है। तो हम पहला डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट का नाम अर्स्ट मायर। इनका जन्म 1904 में हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। तो इनका जो है अर्स्ट मायर, इनका जन्म 5 जुलाई 1904 में केम्पटन जर्मनी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास परक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें 20वीं सदी का डार्विन बोला जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली देगा, डार्विन ऑफ 20वीं शताब्दी क्या बोलोगे? अर्स्ट मायर को बोलोगे। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मतलब कि टोटल अर्स्ट मायर की बात की जाए, अभी तक जितने भी 100 वैज्ञानिक अगर सबसे महान लिया जाए, उनमें इनका नाम सबसे ऊंचा रहता है कि अर्स्ट मायर ये पहले वैज्ञानिक थे। ओके, 100 महान वैज्ञानिकों में ये हमेशा से थे ये। ओके, मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगस्सी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने 80 सालों के कार्य में जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान का केंद्रित था। मतलब इस पर इन्होंने कार्य किया। ओके, आपने लगभग अकेले ही विकासी जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जात विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो आज का सच है। मीन्स ये जो जीव विज्ञान का जो विकासी जीव विज्ञान था, उसको इन्होंने अकेले वर्कअप करके खड़ा किया था इन्होंने। इसके साथ ही आपने हाल में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्ग की परिभाषा की अगुवाई की। मीन्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन बोलता है कि जाति वर्ग की मीन्स स्पीसीज की डिफिनेशन किसने दी थी? ये अर्स्ट मायर ने दी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि ये जाति वर्ग की ये जो वैज्ञानिक डिफिनेशन थी, ये इन्होंने बताई थी। स्पीसीज की डिफिनेशन स्पीसीज पर वर्कअप करने वाले अर्स्ट मायर से, ये पॉइंट इनका इंपॉर्टेंट है। मेयर को टोटल 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी गई। ओके, लाइक क्या? 1983 में बालजन प्राइज, ये 3 ताज कौन थे? पुरस्कार थे। बालजन प्राइज 1983 में दिया गया। 1998 में जीव विज्ञान के लिए इनको इंटरनेशनल प्राइज दिया गया और 1999 में इनको क्राफोर्ड प्राइज दिया गया। ओके बच्चों, और मेयर ने 100 वर्ष की आयु में लगभग 100 वर्ष की आयु में ये इनका स्वर्गवासी हो गए। और मेयर ने लगभग 100 वर्ष की आयु में 2004 को ये स्वर्गवासी हुए, मीन्स इनकी डेथ हो गई। और इनका जो प्राइज था, आप याद कर सकते हो इनका प्राइज क्या था, बोल सकते हो CB
आई। ओके, सी फॉर क्या है इनका, सी फॉर इनका क्राफोर्ड प्राइज है, बी फॉर बाल्जन प्राइज है, आई फॉर इंटरनेशनल प्राइज है। आप ऐसे इनको याद कर सकते हो। तो इनकी कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको मेन फोकस करनी है, वो ये कि ये जो है इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। आपको ये चीज याद करनी है, जो फास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। ये इनको 20वीं सदी का डार्विन बोला जाता है, ये आपको बिल्कुल रटना है ये चीजें, ठीक है। इन्होंने किस पर वर्क किया था, वर्क किया था पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीय जीव विज्ञान के इतिहास पर इन्होंने वर्क किया था ये चीजें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। और ये इन्होंने जाति वर्गीकी की डिफिनीशन की अगुवाई की, मीन्स जाति वर्गीकी की मीन्स स्पीसीज की डिफिनेशन इन्होंने बताई, ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। और मेरे को 3 पुरस्कार दिए गए जिनको 3 ताजों की संज्ञा दी जाती, कौन कौन से प्राइज थे, ये इंपॉर्टेंट है इनके। बस इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल इतने से हैं ये चीज इनकी, ठीक है बच्चों। तो आप इनके बारे में केवल इतनी भी चीजें याद करते तभी आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो ये चैप्टर 1 में हम जीव जगत डिस्कस करेंगे। इसमें जीव जगत में टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे, आखिरकार जीव होता क्या है, जीव जगत में विविधता कौन कौन सी होती है, एंड वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, एंड वर्गीकी सहायता साधन, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में मीन्स जो जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें हम केवल जीव क्या है इसको वर्कअप करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी टफ टॉपिक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता आखिरकार कहना क्या चाहता है ये चीजें, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीव जगत में विविधता एंड वर्गीकी, ये हमारा सेकेंड वीडियो होगा। एंड थर्ड वीडियो हमारा हो जाएगा वर्गीकी सहायता साधन, ये हमारा तीसरा वीडियो हो जाएगा, ये हमारा पहला वीडियो हो जाएगा। तो टोटल 3 वीडियो इस चैप्टर के हम आपको डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। तो पहला पॉइंट जीव है क्या, ओके। तो जीव जगत कैसा निराला है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर क्या है, जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला कितनी विस्मयकारी है, ये चीजें हैं। जैसे कि आप लोग अगर ध्यान दो, आप बैक्टीरिया से ले लो और कार्डिया तक जाओ तो आपको बैक्टीरिया मिलेगा, फिर आगे आपका कि क्या प्रोटिस्टा आ जाएगा, वहां पर कितने जीव पड़े हुए हैं। फिर प्रत्येक फाइलम में आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोहेलमिन्थीज, प्लेटिहेलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकार्डोर्मिडा एंड फाइनली कार्डिडा, कितने जीव हैं, कितने तरह के जीव पड़े हुए हैं। ये वही कह रहा है कि जीवों के इतने विशिष्ट प्रकार है, कितना आपको विस्मयकारी करते हैं, आश्चर्यचकित कर देते हैं। असाधारण वास स्थान चाहे ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन हो, एन महासागर हो, एन अलवड़ी मीन्स मीठा जल हो, या जली झीलें, मरुस्थल, गर्म झरने जिनमें जीव रहते हैं, ये भी हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। क्यों आश्चर्यचकित कर देते हैं, क्योंकि ठंडे पर्वत जहाँ का टेम्परेचर, साइबेरिया में अगर आप चले जाओ, साइबेरिया मतलब कि बर्फ के पहाड़, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव अगर आप चले जाओ, वहां पर -70 डिग्री सी तक ये टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ पर कोई चीज जीवित, कोई जीवन जीवित नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पर भी जीव पाए जाते हैं। पर्णपाती वन मीन्स डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहां पर क्या है पूरा जमीन आपको दिखती नहीं, पूरी जमीन क्या है पत्तियों से पूरी ढकी पड़ी हुई है, वहां उसके अंदर भी जीव पाए जाते हैं। महासागर, समुद्र में आप देख सकते हो कि किलोमीटर गहराई है, कितने 50 किलोमीटर गहरे 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 महासागर है, और नीचे आप देखते हो कितना वहां पर प्रेशर क्रिएट होता है, फिर भी वहां पर जीव पाए जाते हैं। अलोड़ी में मीन्स मीठे जल में हो जाएगा। और मरुस्थल, जहां पर टेम्परेचर क्या गर्मी के समय में देखा जाए लगभग आपका लगभग ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है, जहां पर आदमी रह नहीं सकता है, वहां पर आदमी जल जाएगा, मतलब वहां पर भी जीव पाए जाते हैं। गर्म झरनों, जहां पर पानी उबलता रहता है, सोचो उबलते हुए पानी कोई नहीं पाया जा सकता ना, लेकिन वहां पर भी जीव, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं कि जहां कोई रह नहीं सकता है वहां पर भी जीव कैसे पाए जाते हैं। समझ में आया बच्चों। सरपट दौड़ते घोड़े, अगर आप खड़े होकर देखो घोड़ा कैसे कितना अच्छे से सरपट दौड़ता है, किदरिक 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 करते हुए दौड़ता है ना, आप लोग देखते हुए हो। ओके, प्रवासी पक्षी, वे पक्षी जैसे कि आप देख सकते हो, प्रवासी पक्षी वे होते हैं जो कि ऐसे पक्षी है कि स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे साइबेरिया, ठंडे स्थानों पर क्या होता है, ठंडियों में जब टेम्परेचर -70 पहुंच जाता है, वहां पर जो पक्षी पाए जाते हैं वो बेचारे जम जाएंगे ना, तो वहां कहाँ आते हैं, अपने कलिडो खाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान में है। यहाँ पर प्रत्येक ठंडी में पक्षी मूव करके आते हैं। और अगर बात की जाए इलाहाबाद या प्रयागराज में, प्रत्येक ठंडी में आप देखिए जनवरी फरवरी के आसपास क्या है, ढेर सारे पक्षी यहाँ पर ये संगम में आते हैं, यहाँ पर
हर ठंडियों में आते हैं। तो ये क्या है, पक्षियों का प्रवासी है, ये एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पक्षी प्रवास करते हैं। ये घाटियों में खिलते फूल मीन्स अगर आप ध्यान दो कि पहाड़ों पर जहां पर इतने ढलाने होती है कोई रुक नहीं सकता, लेकिन वहां पर जब फूल खिलता है तो पूरी पूरी घाटी नीली हो जाती है। जैसे दक्षिण भारत में आप देख सकते हो, वहां पर क्या वैली हो जाते हैं, ब्लू वैली नाम से बोला जाता है ये किनारे पूरा। आप कश्मीर में देख लो, पूरी कश्मीर घाटी क्या है, कलरफुल हो जाती है। क्यों, खिलते हुए फूल से कितना हमको आश्चर्यचकित करते हैं, कितना हमको अच्छा लगता है चीजें, वही कह रहा है। अथवा आक्रमणकारी सार की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। तो आपको पता है सार क्या होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। अगर समुद्र में देखा जाए, समुद्र में खून की थोड़ी सी बूंद हो जाती है तो भी सार क्या है, सार को सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वो खून की बूंदों को सूंघ लेती है और आकर आदमी को खा जाती है। आप लोग बहुत सी ऐसी मूवियां देखी होगी जहां पर क्या है, शार्क ने आक्रमण किया हुआ है लोगों के ऊपर, कितनी तेजी के साथ आक्रमण करती है। वही बोल रहा है कि आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है आपका, पारिस्थितिक विरोध एंड समिष्ट के सदस्यों तथा समिष्ट समुदाय में सहयोग। यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधियों से पता चलता है कि वास्तव में जीवन है क्या। जीवन क्या है, हमारा एक दूसरे का क्या, पॉपुलेशन में, जनसंख्या में एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे से क्या ये विरोध करना। जिस दो स्पीसीज अगर दो जातियां आ जाती हैं, क्या करती हैं, एक दूसरे का विरोध करती हैं, लेकिन अगर आपस में जाती है तो बस में क्या करती है, सहयोग करती हैं उसको, ठीक है। और कोशिका में मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे कैसे पूरी सेल बन जाती है, ये बताते हैं कि वास्तव में जीवन है क्या। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है कि जीव तथा निर्जीव होते क्या है, पहला पॉइंट ये हमारा क्वेश्चन बनता है, हम इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं। तथा दूसरा प्रश्न ये दार्शनिक है कि ये जीवन जानने का प्रयत्न करता है कि आखिर का जीवन का उद्देश्य क्या है। ये दार्शनिक प्रश्न है, ये मतलब हम लोगों के लेवल का नहीं है। वही कह रहा है कि दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो जानने का प्रयत्न करता है जीवन का आखिर का उद्देश्य क्या, हम पैदा क्यों हुए हैं, क्या खाकर सोने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो वही कह रहा है वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। जीवन का आखिरकार उद्देश्य क्या है, कि मोह माया छोड़कर संन्यास लेना है क्या, ये चीजें नहीं करना है हमको, क्योंकि हम वैज्ञानिक होने के नाते इस बारे में नहीं, हम दार्शनिक नहीं, इसलिए इसका नहीं करेंगे। हम केवल इस विषय पर चिंतन करेंगे कि आखिरकार जीव और निर्जीव होते क्या है। बच्चों ये पहला पैराग्राफ आपका क्या है, चैप्टर का बेस होता है ये। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं मेन टॉपिक, जीवन है क्या या जीव है क्या, जहां से क्वेश्चन आएगा। बच्चों ये हमारा क्या है, चैप्टर का आधार था, जिसको बोलते हैं आधार। तो बच्चों बहुत बोरियत लग रहा है ना बच्चों, ये क्या करोगे यार, चैप्टर थोड़ा सा ये बोरियत है, थोड़ा एंजॉय के साथ थोड़ा पढ़ो इसको, आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आने वाली हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। ओके बच्चों, और ये चैप्टर वाकई रियल में बोरिंग में बात कर बता रहा हूँ इस चीज को, तो थोड़ा नींद से जग जाओ, और अगर सो रहे हो कहीं दिमाग इधर उधर गया हुआ तो कंसंट्रेट हो जाओ। अब आने वाला है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, जीव आखिरकार है क्या। ओके बच्चों, तो जो बच्चे सो गए हैं प्लीज जग जाएं और टॉपिक पर ध्यान दें। जीव क्या है, तो जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। हम जीव के क्या, हम कहें कि जीवन है क्या, जीव है क्या, तो अगर हम जीवन को परिभाषित करेंगे तो उसके सुस्पष्ट सबसे अच्छे लक्षण जिसके द्वारा देखते बताते हैं आखिरकार जीवन में ये चीजें होती हैं। जैसे क्या, अगर किसी जीव के बारे में बात करेंगे तो क्या कहोगे, भैया वो बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, वो बच्चे पैदा कर रहा है। एक कुत्ता कई बच्चे पिल्ले पैदा कर लेता है तो जनन कर रहा है। और अगर उस कुत्ते को आप ढेला मारते हो तो क्या होगा, कुत्ता भौं भौं करेगा। जब भौं भौं करता है क्या है, आपको प्रति क्या है, संवेदना, उसको मतलब क्या है, उसको इन्वायरमेंट के प्रति या जीव के प्रति क्या है, संवेदना उत्पन्न करता है, उसका रिस्पांस देता है, ये संवेदना का पता लगाता है और भौं भौं करके क्या करता है, अनुकूल क्रिया करता है। ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाता है कि कुत्ते को ढेला मारेंगे भौं भौं करेगा, और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, अगर कुत्ते को खाना देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। और कुत्ता पिल्ले पैदा करता है, कुत्ता छोटा पिल्ले से बड़ा होकर के क्या फाइनली बड़ा सा कुत्ता बन जाता है। जब बड़ा कुत्ता बनेगा तो वृद्धि कर जाएगा, जब पिल्ले पैदा करेगा जनन करेगा, जब ढेला मारेंगे भौं भौं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा पर्यावरण के प्रति क्या संवेदना करेगा और अनुकूल क्रिया करना। जब हमने ढेला मारा तो उसको क्या हुआ, संवेदना प्रतीत हुई कि कोई हमें ढेला मार रहा है।
तो वो ढेले से बचने के लिए आपको डराएगा कि अब हमको ढेला ना मारो, वो भाव भाव करता है। ये क्या है? उसकी प्रतिक्रिया है। ये क्या है? ये जीव के लक्षण होते हैं। अगर आपको एक सुई चुभ जाएगी, आप हाथ हटा लोगे, ये क्या है? आपकी प्रतिक्रिया है। सुई चुभना क्या है? आपका संवेदना का पता लगना है। ये हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाते हैं। तो बच्चों पता चला कि जीवों का लक्षण, ठीक है, ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना एवं प्रतिक्रिया करना भी, उद्गम को भी जोड़ सकते हो जीवों के लक्षण में। उपापचय क्या होता है? हमारे शरीर में क्या है? ढेर सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है ना, कि हमारे प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता रहता है। एक केमिकल रिएक्शन दूसरे में चेंज होती रहती है, इसी को क्या बोलते हैं? उपापचयी क्रियाएं बोल दी जाती हैं। और हम इस सबको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं टॉपिक अपना कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है जीव वृद्धि करता है। बिल्कुल, जो भी जीव होगा वो क्या करेगा? प्रत्येक जीव वृद्धि करेगा। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण है। क्या क्या? आप यहाँ पर ध्यान दो, किसको किसको बोल रहा है? जीवों के भार एवं संख्या में वृद्धि होना। भार में वृद्धि होना मतलब कि अगर हम जब पैदा होते हैं तो कितना हमारा वजन होता है? जब हम पैदा होते हैं तो हमारा वजन कितना होता है? लगभग 2.5 kg होता है। लेकिन अब आपका वजन क्या है? अब आपका वजन 60 kg हो चुका होगा। तो क्या हुआ? आपका वजन बढ़ा ना, आपका वेट बढ़ रहा है। वेट बढ़ने का मतलब क्या? कि आपका क्या? वृद्धि हो रही है। एंड संख्या में वृद्धि होना, एंड अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? नंबर, नंबर इंक्रीज होना, ये क्या कहलाता है हमारा? ये भी वृद्धि है। तो नंबर कैसे? जैसे हम जब फर्टिलाइजेशन होता है एग एंड स्पर्म का, तो क्या होता है? ये जाइगोट होता है। ओके, ये क्या है? जाइगोट। ओके, जाइगोट का हिंदी क्या हो जाएगा? ये हो जाता है युग्मनज। ओके, ये युग्मनज हो जाएगा। तो युग्मनज जो होता है क्या? एक कोशिका का बना होता है। ये जब एक कोशिका का बना होता है, फाइनली अब आप क्या है? आप अरबों के कोशिकाओं के बने हुए हो। आपका क्या बढ़ गया? आपका नंबर बढ़ चुका है। आपका जब नंबर बढ़ जाएगा तो इन दोनों क्या है? आपका वृद्धि कहला देता है। ओके, तो ये दोनों लक्षण क्या है? जीवों के भार में वृद्धि होना तथा संख्या में वृद्धि होना, दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण हैं। ओके बच्चों, ये चीजें समझ में आ गई कि जीव के जो वृद्धि के दो लक्षण, जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये द्वियुग्मी लक्षण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइन यही आएगी कि ये वृद्धि के दो लक्षण कौन कौन से? जीवों का भार बढ़ना तथा संख्या में वृद्धि होना, सेल के। ओके, तो बहुकोशिकीय जीव कोश का विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय जीव जैसे हम लोग हैं, क्या है? ये एक सेल से दो सेल, दो सेल से अब तक हम लोग अरबों सेल्स के बने हुए हैं, तो हम कोश का विभाजन द्वारा वृद्धि किए हुए हैं। पौधों में यह वृद्धि क्या है? जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। आप देखो पीपल या बरगद के पेड़ क्या होता है? ये 200-300 सालों तक कंटिन्यू क्या करते हैं? वृद्धि करते रहते हैं केवल कोशिका विभाजन के द्वारा। प्राणियों में यह वृद्धि, जैसे हम लोग, हमारी वृद्धि क्या होती है? कुछ ही आयु तक होती है। मीन्स 20 से 22 सालों तक के बाद हमारी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। लेकिन पीपल बरगद क्या है? कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाता है। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता रहता है। हमारी वृद्धि जरूर बंद हो जाती है, लेकिन हमारा क्या है? कोशिका विभाजन चलता रहता है। कैसे? कुछ विशिष्ट ऊतकों में, लाइक क्या? ये हो जाता है ये अस्थि मज्जा। ओके, अस्थि मज्जा मतलब क्या? ये बोन मैरो। आपको अस्थि मज्जा ही याद करना है, क्योंकि नीट में अस्थि मज्जा ही आएगा हिंदी में। अस्थि मज्जा में क्या? कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं, क्या बनाएंगी? ये बनाते लाल रक्त कणिकाएं, मतलब आरबीसी। सफेद रक्त कणिकाएं क्या हो जाएंगी? डब्ल्यूबीसी। एंड प्लेटलेट ये फॉर्मेशन कर देती हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होता है? कंटिन्यूअस टूट टूट करके नष्ट होते रहते हैं, और कंटिन्यूअस अस्थि मज्जा से नई नई चीजें बनती रहती हैं। वही कह रहा है कि विशिष्ट कोशिका ऊतकों में इनका विभाजन होता रहता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। जो आरबीसी हमारी जो है लाल रक्त कणिकाएं, हमारे स्प्लीन मतलब क्या? स्प्लीन तिल्ली में नष्ट की जा रही है, वहां पर क्या? दोबारा से बन जाए। एक कोश की जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। लाइक क्या? अगर अमीबा ले लिया जाए, इसको, ये अमीबा हो गया ना, ये क्या है? ये अमीबा हो जाता है।
ये जब डिवीजन करेगा, जब विभाजन करेगा, एक अमीबा बन जाएगा, दूसरा अमीबा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक था, यहाँ पर दो हो गया, यहाँ पर दो अमीबा बन गया। तो यहाँ इसका क्या हुआ, नंबर इंक्रीज होता है। ओके, जब हमारा वेट बढ़ता था वहां पर हमारा क्या, भार बढ़ता था। जब हमारा वजन बढ़ता था हमारा भार बढ़ता था। तो हमारा भार का बढ़ना और अमीबा का नंबर बढ़ना क्या है, ये सब वृद्धि के लक्षण है, मीन्स वृद्धि इनको होती है। ओके, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, ये हो गया अमीबा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, एक कोशिकीय जीव हो गए। अब बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रीय संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अगर एक हमें अमीबा आपने स्लाइड के अंदर रख लिया, वो बार बार विभाजित होकर के कई कोई अमीबा में बनता चला जाएगा। आप माइक्रोस्कोप से उसको देखकर गिन सकते हो कि ये कई कोशिकाएं बनती चली जा रही, ये अपना वृद्धि कर रहा है। अधिकांश उच्चकोट प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जानन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उच्च कोट के प्राणियों जैसे हम लोग हो गए, पौधा हो गया, उसमें क्या है, वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। इसका मतलब ये है, हम लोग अपना क्या, वजन के द्वारा हमारा क्या होता है, भार के द्वारा हमारी वृद्धि होती है। वजन बढ़ता है, हमारी लंबाई बढ़ती है, भार बढ़ता है, 2 किलो से 60-70 किलो हो जाता है, हमारी वृद्धि होती है। लेकिन जब हम बच्चे पैदा करते हैं तो क्या होता है, ये जनन करता है। तो दो के दोनों वृद्धि और जनन क्या है, दोनों अलग अलग घटना हो जाती है पादपों में एंड हम लोगों में। मीन्स ये उच्च कोट के प्राणियों में वृद्धि और जनन अलग घटना है। जनन के द्वारा क्या है, जनन के द्वारा उसका क्या, उसका प्रोजेनी मतलब संतान उत्पन्न करता है। वृद्धि के द्वारा अपना भार बढ़ाता है। दोनों अलग अलग घटनाएं हो गई। हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जीवों का भार की वृद्धि था ना, जीवों का भार में वृद्धि होना क्या था, जीव वृद्धि का लक्षण था, भार का बढ़ना वृद्धि का लक्षण था। अगर हम जीव के भार में वृद्धि को अगर वृद्धि समझते हैं, मतलब भार बढ़ रहा है, मतलब उसका वृद्धि हो रही है, तो क्या कहेंगे, हम भार को वृद्धि अगर मानक मान लेते हैं, भार का बढ़ना ही वृद्धि है, तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है, तो निर्जीव भी जीवित है। इसका मतलब ये होना चाहिए, उसमें तो वृद्धि हो रही ना। अगर वृद्धि को ही अगर हम जीव का लक्षण मान लेते हैं, तो अगर भार में वृद्धि हो तभी तो वृद्धि का लक्षण माना गया ना उसका, जीव का। तो इसके आधार पर पर्वत, गोलाश्म, लाइक क्या, पर्वत हो गया, गुलाश्म हो गया, बर्फ का टीला हो गया, रेत का टीला, इसमें क्या है, इसमें भी तो वृद्धि होती है। ये आज आपका 500 किलो बालू है, सुबह आंधी चली और यहाँ पर 1000 किलो बालू इकट्ठा हो गई, रात को बर्फबारी हुई, आपका बड़ा गोला बर्फ का बन गया, आपका रेत का आपका जो पहाड़ है उसका वजन बढ़ गया। तो क्या है, इसमें भी तो वृद्धि हो रही है, मतलब ये भी जीवित है, ऐसा नहीं है। इनमें भार क्यों बढ़ रहा है, भार इस निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि कैसी होती है, उनके सतह पर जो पदार्थ होते हैं उनके एकत्रित होने के कारण होती है, क्योंकि बालू ऊपर से इकट्ठा हो रहा है ना, अंदर से तो बढ़ नहीं रहा है। जबकि जीवों में अगर वृद्धि की बात की जाएगी, भार बढ़ने की बात की जाएगी, वो अंदर से होता है, ये बाहर से नहीं होता है। हमारा वजन अंदर से बढ़ता है, बाहर से नहीं बढ़ता है बेटा। ओके, तो अंदर की ओर से होती है। इसलिए वृद्धि को जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते, क्योंकि ये निर्जीवों पहाड़ों में भी हो रहा है, के टीलों में भी वृद्धि हो रही है, हम लोगों में हो रहा है। इसलिए इसको जीव का अभिलक्षण नहीं माना या विशिष्ट गुण नहीं माना जा सकता। ये लाइन लिखती है, यही क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पर नीट में यही क्वेश्चन आएगा। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनकी विवेचना करके ही समझना चाहिए कि जीव तंत्र के लक्षण है। अगर जीवों को बोलोगे कि वृद्धि लक्षण है तो आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, वो उसका इंटरनल मतलब आंतरिक उसमें वृद्धि होगी तभी होगा, बाहर रूप से नहीं। बाहर रूप से अगर होगी तो निर्जीव में होती है, आंतरिक वृद्धि होगी तो सजीवों में हो जाती है बेटा। तो वृद्धि हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। वृद्धि हमारा जीव का क्या है, ये विशिष्ट गुण नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका याद रखना कि वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है जीव का, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा जो जीव का लक्षण दिया गया है विलक्षण, ये हो जाता है हमारा जनन। ओके, जनन जीवों का विलक्षण है, बिल्कुल ये जनन जीव ही करता है, निर्जीव कोई भी जनन नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आप बेटा आप जो किताब लेकर पढ़ रहे हो वो पैदा करके 2 किताब के बच्चे दे देगी, ऐसा तो है नहीं। आप जिस पेन लिख रहे हो पेन बच्चा देकर को 2 पेन बना लेगा, ऐसा तो है नहीं। वो अपने संतानित नहीं कर सकती, लेकिन हम बच्चा के पैदा कर क्या कर सकते हैं, 2-3 बच्चे पैदा करके अपने जैसी संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। जनन के द्वारा ही ये संभव है। तो जनन क्या है, ये जीवों का लक्षण है, निर्जीवों का लक्षण नहीं है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं
जो जनन करते ही नहीं है तो क्या वो जीव है? इस अगर जनन को लक्षण मानोगे तो जनन करते ही नहीं है तो फिर भी वो जीवित है, तो ये लक्षण तो हुआ नहीं उसका विशेष लक्षण। यही चीज कर रहा है, जैसे कि आपकी जो खच्चर जानते हो, खच्चर क्या बच्चे पैदा करता है? क्या बच्चे नहीं पैदा कर सकता है। आपका जो श्रमिक मक्खियां होती है, मधुमक्खी श्रमिक मक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं? वो भी बच्चे नहीं पैदा कर सकती, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। और ऐसे जोड़े, ऐसे मतलब कि मेल फीमेल आदमी, ऐसे आदमी औरत जिनके बच्चे है ही नहीं है, बांस जिसको बोल सकते हो, उनकी क्या है? वो भी तो साथ में रहते हैं, बच्चे उनके नहीं पैदा होते हैं। आप लोग समाज में देखे होंगे, बहुत से बांस होते हैं जिनके पास बच्चे, मतलब ऐसे कपल जिनके पास बच्चे पैदा होते ही नहीं है, वो भी तो है, तो जीवित है, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो क्या वो जीव नहीं है? जीव है। जीव होने के बाद भी बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो जनन क्या है? जीवों का ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, यह भी नहीं है। ओके, तो बच्चों ज्यादा हो गया क्या? थोड़ा सा और इस पे हम थोड़ा वर्कअप कर लेते हैं, जनन को अच्छे से वर्कअप करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो इसको समझते हैं। वृद्धि तो बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग जनन को भी समझ लेते हैं। तो वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या वहीं पर हो जाती है। हमने वृद्धि को जब हमने पढ़ा, वहीं पर जनन को भी लगभग हमने बता दिया कि नंबर का बढ़ना ही जनन कहला देता है। ओके, तो बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतान को उत्पत्ति करना होता है। ओके, और इन संतानों के लक्षण जो होते हैं, कुछ कुछ लक्षण उसके मम्मी पापा से मिलते हैं, पूरे लक्षण नहीं मिलते हैं। और इस ऐसे जनन को क्या बोला जाता है? निर्विवाद रूप से हम इसको लैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब वो अपने मम्मी पापा जैसा नहीं हो सकता है तो लैंगिक जनन हो जाएगा। जबकि अगर अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसका जो बच्चा पैदा होगा, प्रोजनी होगी, मम्मी पापा की बिल्कुल एग्जैक्ट 2 कॉपी होगी, कोई अंतर नहीं होगा, मतलब फोटो कॉपी मशीन करके रख दी गई है, ऐसा हो जाता है अलैंगिक जनन में। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें मम्मी पापा जैसा थोड़ा बहुत नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दो, इसमें क्या होता है? वेरिएशन हो जाता है, और क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। ओके, वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर, और क्या इसमें जो है संयुग्मन मीन्स फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है? ये सारी चीजों से इसपे वेरिएशन या विभिन्नता आ जाती है, ये अपने मम्मी पापा से नहीं हो पाता है। ओके बच्चों, ये वजह इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर रहा है कि जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई की बात कर रहा है, कवक जो होता है, लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा ये गुणन करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो होती है हमारी ये फंजाई, ये किसके द्वारा गुणन करती है? अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। जबकि अगला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो इंपॉर्टेंट आपको है, रटना है कि लाइक ईस्ट और हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होगा? मुकुलन के द्वारा होगा। डायरेक्टली यही क्वेश्चन बनेगा, ये आपको रटना है। प्लेनेरिया की अगर बात करता है तो प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया चपटा एक प्रकार का कृमि है जो वास्तविक पुनर्जनन करता है ये। अर्थात अगर प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा पुनर्जनन के द्वारा ये क्या हो जाएगा? एक नया चपटा कृमि प्लेनेरिया बना लेता है। अर्थात खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त कर जीवित कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं? पुनर्जनन बोल देते हैं हम लोग इसको। और आपको पुनर्जनन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे छिपकली आप लोग घर में देखे होंगे, सबके घरों में छिपकली होती है, तो आपने देखा ही होगा। उसमें क्या होता है? अगर आप उसको मारो तो क्या होता है? अपनी पूंछ काट कर भाग जाती है, तो फिर बाद में देखो उसका पूंछ क्या दोबारा से उग जाती है। इसी को पुनर्जनन बोल दिया जाता है, ये चीजें, ठीक है। और इस प्रकार नया जीव बन जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि वास्तविक पुनर्जनन प्लेनेरियम होता है, लेकिन छिपकली की बात क्या है? वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि पूंछ ही बनती है, पूरा शरीर नहीं बनता है। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारा यहाँ से कि फंगाई मीन्स कवक, तंतुमयी शैवाल, मांस तथा प्रथम तंतु, मांस के प्रथम तंतु मीन्स इसको क्या? प्राइमरी, प्रथम मतलब प्राइमरी, तंतु मतलब प्रोटोनिमा, मांस का प्राइमरी प्रोटोनिमा या प्रथम तंतु ही आप याद करो, सभी विखंडन के द्वारा गुणन करते हैं। किसके द्वारा? विखंडन विधि के द्वारा गुणन करते हैं। शरीर का छोटा भाग टूट कर अलग हो जाएगा, वो नया पौधा बनाएगा, इसको विखंडन बोलते हैं। तो याद करना है कौन पुनर्जनन करता है, कौन मुकुलन करता है, कौन सा विखंडन करता है, यही नीट में क्वेश्चन आएगा। ओके, तो पंजाई तंतुमयी सवाल, मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन वृत्त के द्वारा गुणन करते हैं। आप रट डालो, ये क्वेश्चन आएगा।
तो बच्चों हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है? अभी हम लोगों ने देखा अमीबा क्या डिवाइड करके या विभाजन करके दो छोटे छोटे अमीबा बना लेता है। यहाँ पर क्या हुआ, इसका नंबर बढ़ रहा है। और हमने अभी पढ़ा था वृद्धि के क्या लक्षण है, भार का बढ़ना और नंबर का बढ़ना। नंबर का बढ़ना क्या हो जाएगा, ये हमारा ये वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अपने जैसी संतानें जो भी उत्पन्न कर रहा है, अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करना, ये क्या हो गया, ये इसका ये जनन हो गया। तो अगर जनन और वृद्धि दो के दोनों एक हो जाती है, पर्यायवाची हो सकते हैं किसमें, एक कोष की जीवों में आप नहीं कह सकते हो। जबकि बहुकोष की जीवों में क्या है, वृद्धि और जनन दोनों अलग अलग है। जनन के द्वारा दो अपने जैसे संतानें बनाएगा, वृद्धि के द्वारा उसका वजन भार बढ़ता है, ये चीजें ठीक है। तो एक कोष की जीवों में आप वृद्धि जनन को पर्यायवाची बोल सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो, दो के दोनों कोई बात कर रहा है। ओके, तब जनन वृद्धि पर्यायवाची हो जाता है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये हम पहले कोशिकाओं की संख्या तो भार में वृद्धि होने को रूप में परिभाषित कर चुके हैं। पहले हमने क्या बोला था कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ना या भार बढ़ना दोनों हमारा क्या वृद्धि का रूप था। अब तक हमने देखा है कोश की जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों का उपयोग विषय में सुस्पष्ट नहीं है, सुस्पष्ट है ही नहीं है कि वृद्धि है कि जनन है। मैंने अभी बताया इसको चीज को। आगे कुछ ऐसे भी जीव है जो कि जीवित होते हुए भी क्या करते हैं, जनन नहीं करते। मैं सबसे पहले डिस्कस किया हूँ, खेसर या खच्चर, श्रमिक कामगर या बंध कामगर मधुमक्खियां बोल सकते हो, एंड अनुर्वर मानव युगल, मतलब ऐसे युगल जिनके पास बच्चे नहीं है। ओके, ये क्या जनन नहीं करते। इस प्रकार जनन मीन्स क्या, ये सजीवों का स्पष्ट लक्षण नहीं, क्योंकि जीवों में भी कुछ जीवों में भी नहीं पाया जाता है। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। अभी हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हुई है, क्या, एक वृद्धि दूसरा जनन, दोनों सजीवों का ये स्पष्ट लक्षण नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। ये चीज बिल्कुल याद करना। ओके, यद्यप कोई निर्जीव वस्तु जनन नहीं कर सकता, अपनी प्रतिलिपि नहीं बना सकता है, ना किताब दो किताबें नहीं बना लेगी, पेन दो किताब नहीं बना, मोबाइल आपका दो तीन किताबें दो तीन मोबाइल नहीं बना पाएगा। ओके, तो जनन नहीं करता है, तो किसी निर्जीव में नहीं पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो, तो वृद्धि इसलिए नहीं था, क्या, वृद्धि इसलिए हमारा विशिष्ट लक्षण नहीं था क्योंकि निर्जीवों में पाया जाता था, जबकि जनन इसलिए विशिष्ट लक्षण नहीं है क्योंकि ये जीवों में, कुछ जीवों में भी नहीं पाया जाता है ये। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो जीवों का दूसरा लक्षण क्या है, उपापचयन है।